हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी की क्लास हम लोग कर रहे थे। जो आपके टेस्ट एक टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि साथ ही साथ जितना ज़्यादा कवर करा पाएँ। निःशुल्क क्लास है, पूरी क्लास निःशुल्क रहती है हमारे द्वारा जितने भी क्लासेस करवाई जाती है। ठीक है, जो तो आपको जो टेस्ट 100 रुपीज़ जो फीस लिया जा रहा है वो टेस्ट बैच कर लिया जाता है। क्लास का कोई निःशुल्क रहता है मेरे द्वारा जितना भी क्लास करवाया जाता है। ठीक है, चलिएगा, आज क्लास नंबर 4 है। तो 1 से 3 तक आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, तभी लाइन से आपको समझ में आएगा। छत्तीस के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम को एक साथ कवर करते हुए हम लोग पूरा सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, टाइम टेबल भी आपको मिला होगा। आप लोग जिन लोग बैच में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जुड़ चुके हैं, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरा सप्ताह भर के टाइम टेबल दिया जाता है। तो आज इसी के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक ये बचा हुआ था, वेग, त्वरण, इन सबको कवर करेंगे। इसमें का जो जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कैसी तत्व से आता है ये सबको। ठीक है, तो चलेगा, देखते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बस शेयर करिए क्लास को जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक करेंगे, तो आज हम लोग करेंगे वेग और त्वरण। लास्ट क्लास में यही छोड़े थे। आज हम लोग कवर करेंगे वेग और त्वरण, एक समान वृत्तीय गति, गति के समीकरण, द्रव्यमान भार, पलायन वेग। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो बेसिक क्लासेस हैं, तो कोई नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, तभी जाके आपके जितने भी कूट वाले क्वेश्चन हैं हर लेवल के क्वेश्चन बनेंगे और छत्तीस के सभी एग्जाम के लिए आप एक साथ तैयार हो पाएंगे। नोट्स बनाते चलिए, साथ ही साथ नोट्स बनाइए और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी कर रहे हैं आप, बैच में क्वेश्चन अटेंड कर ही रहे हैं, टेस्ट दिला ही रहे हैं। ठीक है, चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वेग। वेग क्या होता है? वेलोसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको समझते हैं। चलेगा, तो देखिएगा, किसी भी गतिशील वस्तु की चाल से यह पता चलता है कि वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। ठीक है, जितना उसका चाल रहेगा, चाल बराबर हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो जितना दूरी हो जितने समय में तय करता है उसी को बोलते हैं हम लोग चाल। तो चाल से ये पता चलता है कि इसका चाल कम है, उसका चाल ज़्यादा है, मतलब ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितनी गति से, तेजी से गति कर रही है। चाल के लिए दूरी तथा समय अंतराल की जरूरत पड़ती है, परंतु जब गतिशील वस्तु की चाल स्पीड के साथ दिशा दोनों ज्ञात हो, मतलब हमको देखिए पहले खाली चाल बताएंगे 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो केवल उसकी चाल पता चल रहा है, दिशा पता चल रहा है क्या? नहीं पता। लेकिन अगर दिशा बता देंगे इस दिशा में जा रहे करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेग को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो चाल के साथ अगर हमको दिशा पता है तो उसको हम लोग वेग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु का वेग वह सदिश राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, वेग और चाल में केवल वही अंतर है, वेग और चाल दोनों सेम है। ठीक है, बस ये रहता है कि चाल क्या है, अदिश राशि, उसमें दिशा नहीं होती, और लेकिन वेग क्या है, उसमें दिशा भी आ जाती है चाल के साथ, तो ये सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा वेग और चाल में, बहुत जरूरी है अंतर समझना। ठीक है, चलेगा, पूरा बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, एकदम बेसिक टू अर्थ टू डाउन टू अर्थ चलेंगे वाला सिस्टम है। ठीक है, चलेगा। इस प्रकार चाल और वेग में अंतर केवल दिशा का होता है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि जबकि वेग क्या है? एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं, अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित है जबकि अचर चाल में अचर वेग निहित नहीं होता। इसको समझिएगा, ये पढ़ने समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, मैं बोला वेग, वेग, अब वेग बोला तो वेग के अंदर चाल तो रहेगा ही। ठीक है, चाल के साथ दिशा रहेगा, लेकिन अगर मैं चाल बोल रहा हूँ तो इसके अंदर वेग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर दिशा आ गया तब वेग रहेगा, वही चीज़ है। ठीक है, चलेगा, तो ये वेग आपको समझ में आ गया, बेसिक जानकारी वेग का। चलिए, अब त्वरण को समझ लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो त्वरण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या होता है? समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसी की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक है, अब भाई वेग है, चाल के साथ दिशा भी बता दी, इस दिशा में जा रहा है, लेकिन जरूरी तो उसी स्पीड से चलेगा। बाइक में आप लोग एक्सीलेटर रहता है, देखते हो, थोड़ा सा स्पीड कहीं डाउन करते हो, ब्रेकर आगे कम करते हो, फिर बढ़ाते हो, तो उसी को तो ये बोलते हैं त्वरण। ठीक है, जो वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को बोला जाता है त्वरण, एक्सीलरेशन कहा जाता है। जब वेग बढ़ता है तो उसी स्थिति में त्वरण धनात्मक होता है। जब हम लोग एक्सीलेट करते हैं बाइक को, कार को, तो गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है, तो उसी को धनात्मक त्वरण बोलते हैं। और जब हम उसको डाउन कर देते हैं, धीरे करते हैं, तो उसको ऋणात्मक त्वरण बोला जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी बोला जाता है। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। तो ये त्वरण भी क्या हो गया भाई? देखिए, वेग से ही तो त्वरण आ रहा है ना, तो वेग जब सदिश है तो ये भी सदिश होगा, तो त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें भी दिशा होती है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलेगा। यदि T1 से T2 समय अंतराल में, मान लो ये कोई समय है, T2 भी कोई समय है, इन दोनों के बीच
वेग v1 से बदल कर v2 हो रहा है, भाई वेग में परिवर्तन होता है v1 से v2, तो त्वरण का क्या हो जाएगा परिभाषा, तो त्वरण बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसी को बोला जाता है त्वरण। तो अब आपको त्वरण समझ में आ गया होगा ना, अच्छे से समझिए। हर एग्जाम में हर लेवल के, चाहे प्रयोगशाला परिचालक हो, चाहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स लेवल को, हर लेवल में ये आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। जहाँ भी आपका साइंस आ रहा है, सामान्य विज्ञान जो लिख दिया रहता है उसके अंदर ये सब चीज़ें आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आपके आगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, चलेगा, तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं औसत त्वरण। औसत त्वरण की दिशा में वेग में परिवर्तन की दिशा में होता है। जो औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होता है, भाई जैसा वेग में परिवर्तन होगा वेग का दिशा जिधर जाएगा वही उधर त्वरण कहीं जाएगा, ये बोल रहे हैं ना। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण को एक समान त्वरण बोलते हैं। ठीक है, मतलब वही स्वाभाविक सी बात है, जो हर समय जितना एक समान त्वरण से अगर चल रहा है, परिवर्तन ना हो रहा है एकदम छोटा समय में, ठीक है, बराबर परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण। ठीक है, जैसे पढ़े वेग में एक समान वेग, उसी प्रकार है। ठीक है, ये सब बेसिक है। आगे देखते हैं, ये वही है, मैंने ये फार्मूला आपको याद रखिएगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल। तो वेग में क्या परिवर्तन, त्वरण को किससे दर्शाते हैं, याद रखिए ए, एक्सीलरेशन का ए आया है, त्वरण को ए से दर्शाते हैं। वेग में परिवर्तन का क्या होता है, तो ये प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं और अंतिम वेग को v से दिखाते हैं। तो हमेशा अंतिम से प्रारंभिक घटाते, इसीलिए v माइनस यू किए हैं, और t समय अंतराल। ठीक है, तो जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो इससे क्या एक समीकरण निकलता है, देखिएगा, इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये 80 हो गया। ठीक है, और u को इधर भेज दीजिए तो प्लस हो गया, तो v बराबर हो गया u प्लस 80। जब इसको आप पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा 80, इधर गुणा हो जाएगा, इधर v माइनस यू हो गया, u को फिर इधर भेज दिए, u प्लस 80 हो गया बराबर v हो गया। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। ये समीकरण याद रखिएगा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, v बराबर u प्लस 80। ठीक है, वेग ज्ञात करने के लिए त्वरण दिया है तो वेग निकालिए, वेग दिया है तो त्वरण निकालिए, इजी उसमें काम आता है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला को नोट करिएगा, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग वेग देख लिए, त्वरण देख लिए, अब हम लोग देखते हैं एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। तो देखिए, यदि वृत्तीय, देखिए एक समान मतलब एक ही स्पीड से चलेगा, गोल 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 घूमेगा सेम स्पीड से। ठीक है, उसी को बोलेगा, कॉमन सेंस है। अब पढ़ लेते हैं इसको टेक्निकल शब्दों में क्या बोल रहा है, एक समान वृत्तीय गति किसको बोल रहा है। ठीक है, चलेगा, देखेंगे। यदि वृत्तीय गति करने वाला कण के वेग का मान अर्थात चाल प्रत्येक क्षण समान हो, ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीडी का घूमना, अब देखो कंप्यूटर में आजकल सीडी, फ्लॉपी डिस्क जो लगाते हैं, सीडी लगाते हैं, डीवीडी लगाते हैं, वो एक समान स्पीड से ही घूमता है। अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं ना तो बढ़ाते भी हैं, जब आपको फॉरवर्ड करना है थोड़ा काट के देखते हैं ना 2x 3x, तो एक समान स्पीड से बढ़ने लगता है, तो उसी स्पीड से चलता है, ये नहीं कम ज़्यादा नहीं होता। बढ़ा दिए तो बढ़ा हुआ स्पीड से चलेगा, कम कर दिए तो कम स्पीड से चलेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति करते कण का त्वरण वेग की दिशा बदलने के कारण होता है। देखिएगा, अब जैसे ये हर बार वो बदल रहा है, देखिए दिशा तो होती है, हम लोग ये समझे कि सबसे पहले हम लोग चाल समझे। ठीक है, चाल में अगर हम लोग दिशा को बता दिए तो क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन जो हो जाता है तो त्वरण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वेग है, इसमें दिशा में परिवर्तन होगा, तो कोई भी कण जैसे जैसे घूमते जाता है, यहाँ आया तो हर सेकेंड उसका जो दिशा है वो चेंज होते जाता है, हर सेकेंड हर कण पे उसका दिशा चेंज होते जाता है वृत्तीय गति में। इसको बस बताया है, तो इसका मेन जो क्यों होता है चेंज, तो अभी केंद्र त्वरण केंद्र की ओर खींचा रहता है। इसका एक फार्मूला बस याद कर लीजिए, बाद में आप डिटेल इसको समझेंगे। ठीक है, फार्मूला बस अभी नोट कर लीजिए। अभी केंद्र त्वरण बोलेगा या अभी केंद्रीय त्वरण बोलेगा तो ए बराबर होता है v स्क्वायर अपान r होता है। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अभी केंद्र त्वरण का, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलेगा, तो जो ये वाला फार्मूला आपको नोट करना है, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, ए बराबर v स्क्वायर अपान r, जहाँ v क्या होता है तो कण की चाल होगा, r क्या है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, जिसमें जितना वृत्तीय गति करेगा उसकी त्रिज्या। ठीक है, इस कण के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने का समय अर्थात आवर्तकाल t, और ये जो t होता है
आवर्त काल वो कैसे निकालेंगे, मतलब ये है कि एक चक्कर ये कैसे पूरा करेगा। अब एक सीढ़ी घूम रहा है तो कितने सेकंड में वो एक चक्कर पूरा लगा लेगा, वही निकालने के लिए बोला जाता है आवर्त काल। ठीक है, जैसे आप एक आप राउंड है, मान लीजिए एक ऐसे का मैदान है, अब यहाँ से आप दौड़ना चालू करें, यहाँ से घूमकर यहाँ तक आने में आपको जितना समय लगेगा उसी को बोला जाता है आवर्त काल, इसको टी से दर्शाते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम लोग वृत्ताकार घूम रहे हैं, मतलब इसकी पूरी परिधि में घूम रहे हैं, तो परिधि क्या होता है, यही दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक घूमने में, तो इसका निकाल सकते 2πr होता है ना। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो चली गई दूरी हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ घूमे तो आर, अब चाल जितना स्पीड से घूमे हैं उसको v से भाग दे देते हैं चाल। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखिए ए, अब देखिए 2 का 2 रखिएगा। ठीक है, अब इसमें वो ओके इसमें रखेंगे हमारा अभिकेंद्र त्वरण में रखेंगे, सॉरी एक सेकंड देखिएगा, ये ऊपर चले गया, देखिएगा अब हमारा मेन क्या है, अभिकेंद्र त्वरण निकालती है होता है v²/r। तब देखिएगा t का मान है यहाँ पे, अब v को यहाँ से यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो ये v बराबर हो जाएगा 2πr/t हो जाएगा। ठीक है ना, अब ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब v को उधर निकाल दिए, v बराबर निकाल रहे हैं हम लोग, v का मान चाहिए तो t इधर आ जाएगा, तो 2πr/t हो गया। अब हमको v स्क्वायर करना है तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो इसको सबका स्क्वायर हो गया, तो इसको जब हल करेंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया, और नीचे में r था ना इसमें चाल में, तो ये r एक r कट जाएगा। ठीक है, और नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो मेन ओवरऑल फार्मूला हमारा निकल के आएगा। और v स्क्वायर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसी को बोला जाता है त्वरण। तो a बराबर क्या हो गया हमारा v²/r, जब मान रखे तो ये आ गया हमारा कट फिट के a बराबर 4π² r/t²। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अभिकेंद्रित त्वरण बराबर। ठीक, वृत्तीय गति जब करता है तब की बात है ना। जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान चाल से चलेगा तो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा। एक समान वृत्तीय गति भी त्वरित गति का ही उदाहरण, त्वरित गति है, त्वरण हर सेकंड बदल रहा है उसका। ठीक है, बस इतना याद करना है। इसमें एक दो फार्मूला है जो आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उसको थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ। बाकी आप फार्मूला ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, उसके अंतर्गत v का मान निकाल आप सकते हैं, वृत्तीय गति है तो। ठीक है, और टोटल मान रखेंगे तो ये बराबर फाइनली ये वाला फार्मूला आएगा, इसको याद करके नोट करके रखिएगा। चलेगा, अब इतना जो पढ़े उसमें से क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे सभी जगहों का सार है, एकदम निकाल के निचोड़ के आपको लाए हैं, जो सभी एग्जाम में व्यापम लेवल पे, क्षत्रिय लेवल पे आपके काम आएंगे। इसको क्लास देखने के बाद अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अभी तक हमारे 100 रुपये मंथली पूरे महीने भर का केवल 100 रुपये फीस लिया जाए, तो उससे नहीं जुड़े तो फिर आपकी तैयारी अधूरी है भाई। जहाँ तक भी और जितने लोग जुड़े हैं उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जितने ज़्यादा लोग हमारे इस बैच में जुड़ेंगे 100 रुपये वाले में, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। पूरे छत्तीस के पूरे स्टूडेंट को जोड़ना है, 50-60 लोग ही 60 लोग लगभग जुड़े हैं, उसको कम से 2000 तक पहुँचाना है। जैसे पिछले बार हम लोग का जो बैच था 60 रुपये वाला चलाते थे कोविड टाइम में, लगभग 700-800 लोग थे उस बैच में। ठीक है, चलेगा, तो इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षक से कण तक सीधी दूरी को कण की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, प्रेक्षण से जो कण तक की जो दूरी है उसको कण की स्थिति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। पढ़ क्या है विराम, अवस्था बदलेगा तो गति हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। विराम हो गया, गति हो गया। विराम और गति अपेक्षित हैं। ठीक है, जैसा हम लोग चाहिए उसे आपसे मिलता है। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। आप बताया था विस्थापन दूरी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। दूरी आपका ऐसे घूम फिर के जाते उसको दूरी बोलते हैं, लेकिन निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, और क्या पॉइंट है आगे देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। वह औसत चाल भी पढ़ चुके हैं, टोटल दूरी अपान समय। ठीक है, तो उसको चाल बोलते हैं। ठीक, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ लिए। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं। जितना पढ़े उसका एक बार साथ देखते हैं और रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कूट में इसको दे देते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, सारे पॉइंट। सदिश राशि को त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये वाला नहीं पढ़े, आपके सिलेबस से बाहर रहता है, बस इतना याद कर लीजिए। सदिश राशि को त्रिभुज के जोड़ का एक नियम होता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग याद रखिएगा फिजिक्स में हम लोग PhD नहीं कर रहे हैं, हम केवल कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ रहे हैं। जो हमारी काम की चीज़ है उन्हीं फार्मूलों को याद करेंगे, उनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु की चाल
इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तो चाल है वो दूरी बटा समय होता है। इकाई समय में जितना दूरी तय करते हैं उसी की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि पढ़ चुके हैं, इसमें जैसे ही दिशा देंगे वो वेग बन जाता है। किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन होता है, ठीक। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपान समय। विस्थापन इसलिए बोले क्योंकि विस्थापन ले लिया मतलब दिशा आ गया, ठीक, और दिशा आ गया मतलब वेग हो गया, ठीक। वेग एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं, पूरा अंतिम तक देखा करिए, कोई भी पॉइंट मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा 40 मिनट का क्लास हो रहा है, अभी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो पूरा देखा करें और शेयर जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा और बैच से नहीं जुड़े बैच से जुड़ जाइएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष उसको त्वरण बोलते हैं, पता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। जैसे आपको बताया था, एक्सीलरेट करेंगे, बाइक को स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर को खींचते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका धनात्मक त्वरण। और जब उसको फिर से घुमा देते हैं, कम कर देते हैं, ब्रेकर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण, और उसी को क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो कण एक समान चाल से गतिमान है। एक सरल रेखा ऐसे मिला मतलब एक समान चाल से चल रहे। यदि विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो कण एक समान वेग से गतिमान है। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल कण द्वारा तय की गई दूरी देता है, जबकि वेग समय ग्राफ ये काम का नहीं है, हटा दीजिएगा, ठीक है। ग्राफ वाला नहीं आता, काम का नहीं है ना, चलेगा। अब सीधा आते हैं, गति के समीकरण इंपॉर्टेंट है। आपको 3 समीकरण हैं जो आपको याद करना है। मैं फिर से बोला, हम लोग केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़े हैं, फिजिक्स में पीएचडी नहीं करे, तो हमको केवल फार्मूला याद करना है, फार्मूला डेराइव नहीं करना है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को पता है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। किसने दिया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, तो गति के समीकरण किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है, ठीक है। कितने समीकरण दिए हैं, तो 3 समीकरण दिए हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, लिख के याद करिएगा तभी ये होगा। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। v आपका वेग है, u आपके प्रारंभिक चाल है, a आपका त्वरण है, t आपका समय है। दूसरा है s, विस्थापन है ना, s बराबर विस्थापन, s बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप सब 9वीं 10वीं इसको रट्टा मार मार के पढ़े होंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फिर तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, ये हमारा तीसरा। बस ये तीनों समीकरण आपको एकदम रटाए होने चाहिए, रख के लिख के रख के याद कर लीजिएगा। गति के 3 समीकरण हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या है, मैं आपको तो ऐसे ही बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, s क्या है, दूरी है। किसी वस्तु द्वारा 9वें सेकंड में चली गई दूरी, ये एक और फार्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। बस ये 4 फार्मूला की आपको जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल में। तो 9वें सेकंड में दूरी, जहाँ पर बोलेगा 6वें सेकंड में दूरी निकालिए, 7वें सेकंड में दूरी निकालिए, वहाँ पे ये फार्मूला लगता है एस एन, ठीक है। जो दूरी है जितना सेकंड रहेगा वो एन का मान रहता है, ठीक है। तो एस एन बराबर होता है यू प्लस हाफ ए और 2t माइनस 1, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। तो ये हम लोग पढ़ लिए गति के 3 समीकरण। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्लास के बाद इसको फिर से ऑन करके नोट कर लिया करें, ठीक है। नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत सारा है, पूरा बेसिक से जो इतने भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सबको हम लोग लाइन से कर रहे हैं, ठीक है। चलेगा, अगला हमारा टॉपिक है द्रव्यमान और भार। अब दोनों में अंतर समझना, द्रव्यमान मास और भार मतलब वेट, इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि हम लोग ऐसे जनरली देखेंगे तो द्रव्यमान और भार तो दोनों तो सेम ही होता है, ठीक है, द्रव्यमान में ही भार होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है उसको डिटेल से पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिएगा, सबसे पहले समझते हैं द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अब जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक उसका कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, इसको बोलते हैं जड़त्व, ठीक है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही उसका जड़त्व होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, आप एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए, एक बहुत बड़ा चट्टान ले लीजिए, पत्थर को आप जैसे ही धक्का लगाएंगे थोड़ा सा तो हिल जाएगा, उसका जड़त्व कम है मतलब उसका द्रव्यमान भी कम होगा। अब एक बड़ा सा चट्टान को धक्का लगाइए आप, ये हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए उसका जड़त्व भी ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन है जड़त्व और द्रव्यमान में, ठीक है। इसी से ही परिभाषित होता है, जड़त्व को परिभाषित किया द्रव्यमान को, ठीक है, समझ में आया ना। जिसका जड़त्व कम होगा
उसका द्रव्यमान कम होगा, जिसका जड़त्व तो ज़्यादा होगा उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो, कहीं पर भी रहे उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक है, उसका भार बदलता है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर ही रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आपके कूट वाले में आता है। ठीक है, तो कूट वाला अलग से क्वेश्चन बना पढ़ने के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप बेसिक से पढ़िए तो सारे कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं को कूट में दिया जाता है। ठीक है, यदि दे देगा यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 5 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे कितना होगा, अंतरिक्ष पे कितना होगा, तो यही घुमा के द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, द्रव्यमान उतना ही रहता है, भार बदलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी पर एक निश्चित बल से आकर्षित करती है। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए हम किसी भी चीज़ को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, सीधा पृथ्वी पर जाके गिर जाता है। यह बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर करता है। अब g मतलब वही गुरुत्वीय त्वरण है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी खींचेगा। किसी वस्तु का भार, अब यह हम लोग भार पे आ गए ना, पहले द्रव्यमान समझ लिए, द्रव्यमान कभी चेंज ही नहीं होता, जितना है उतना ही रहेगा। भार की बात करें, भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, भार ही है। ठीक है, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। जो आकर्षण बल लगाता है पृथ्वी उसको भार बोलते हैं। देखिए द्रव्यमान और भार में आपको पूरा एकदम माइनर समझना है इसको। द्रव्यमान क्या होता है, जो जड़त्व रहता है, जितना उसका जड़त्व रहेगा उतना द्रव्यमान रहेगा, बदलता नहीं कभी भी। भार क्या रहता है, पृथ्वी जितना स्पीड से खींचेगा वही उसका भार होता है। किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो इसलिए हमको ये भारी लग रहा है क्योंकि पृथ्वी उसको नीचे खींच रहा है और हम उसको ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है भार। इसको अगर फार्मूला के रूप में लिखे तो W बराबर mg। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं चंद्रमा पर क्या होता है, इसको समझना है थोड़ा सा। चलिएगा आगे देखते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार देखेंगे, चंद्रमा पर क्या भार होता है, क्या पृथ्वी से अंतर होता है, उसको समझते हैं। तो देखिएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। अब भाई हम लोग अभी पढ़े ना, पृथ्वी जितने स्पीड से किसी वस्तु को खींचती है वही क्या कहलाता है, उसका भार कहलाता है। तो भाई चंद्रमा है तो चंद्रमा का अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आपको पता है जी। चंद्रमा पे जी का मान अलग होता है, पृथ्वी पे अलग होता है, उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए वहाँ पे भार अलग हो जाता है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा पर वस्तुओं का कम आकर्षण बल होता है। इसीलिए देखिए हमारी पृथ्वी पर अगर 1 किलो का गेंद है तो यहाँ पे लाएंगे तो 1 किलो ही रहेगा, लेकिन वहाँ जब ले जाएंगे तो उसका वेट कम हो जाता है। कितना भार कम होता है उसको आगे पढ़ते हैं। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। अब कम आकर्षण बल लगाएगा मतलब उसका भार कम हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 उसका भार होता है, पृथ्वी पर जो भार उसका 1/6 मतलब 1/6 कम हो जाता है। ठीक है, तब 1 किलो है तो उसको 6 से भाग दे दीजिएगा। ठीक, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान ही नहीं त्रिज्या भी काफ़ी कम है, इसीलिए 1/6 अंतर पड़ता है। ठीक, चलिए जैसे 36 किलो वजन है आपका कहाँ, पृथ्वी पर, तो उसी को जब हम लोग वहाँ ले जाएंगे चंद्रमा पर तो मात्र 6 किलो का हो जाएगा। पृथ्वी पर 36 किलो वजन है किसी व्यक्ति का, तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वजन केवल 6 किलो दिखाएगा, क्योंकि चंद्रमा छोटा है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है, तो कम भार लगेगा। ठीक है, तो 36 किलो से 6 किलो का वो हो जाएगा, 1/6 कम हो जाता है, याद रखिएगा चंद्रमा पर ना। चलिएगा आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया चंद्रमा पृथ्वी वाला जो आता है कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार केंद्रित रहता है। जो बैलेंस खोजते हैं ना, मान लो आप किसी उंगली, कोई बच्चा रहता है वो अपनी उंगली में एक पेन को खड़ा कर देता है। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा पेन को ऐसे उंगली में खड़ा होता है क्या, नहीं होता। लेकिन अगर आप उसके गुरुत्व केंद्र को पाया जाता है, बैलेंस बन जाता है तो वो खड़ा हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है जो उसका केंद्र रहता है, जहाँ पर समस्त वस्तु का भार केंद्रित है तो उसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु को स्थायी संतुलन बने रहने के लिए गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। मतलब ये रेखा कोई वस्तु है, इसको ऐसे उठाना है या बैलेंस करके रखना है तो उसे गुरुत्व केंद्र को खोजना पड़ेगा, वहीं पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तब जाके वो
स्थिर रहेगा, बस वही है, उसी को गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। आगे देखते हैं पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग आप लोग एक ही शब्द में आपको समझ में आता होगा, आप किसी भी वस्तु को उठा के फेंक दीजिए ऊपर और इतने वेग से फेंकिए, आपको पता है कोई भी वस्तु फेंकते हो तो ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा वेग से फेंक दीजिए कि वो दोबारा आ ही मत, वायुमंडल से बाहर चले जाए, तो उसी को बोला जाता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, जिसको समझते हैं चलेगा, अब इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चले जाएगी, पृथ्वी पर वापस ही नहीं आएगी। इसी न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। बस यही है, आप बॉल को इतना ज़ोर से फेंकिए कि एक पॉइंट जाएगा, वहाँ से वो उतना ज़ोर से आप फेंकोगे फिर वो वापस ही नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं इसका क्या होता है। इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अतः पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की हुई सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान निम्नांकित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट्टा मार के इसको लिख के नोट कर लीजिएगा। पलायन वेग वी ई, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसलिए वी ई लिखे हैं, बराबर √2GRE। ठीक है, अब क्या क्या है ये फार्मूला का, इसको देख लेते हैं। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का जो ध्रुवीकरण कितना होता है 9.8 होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। आर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या है, अर्थ, ई फॉर अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है आर। इस समीकरण में जी और आर का मान रख लेते हैं हम लोग, तो कितना आता है अभी हमको तो नहीं पता, आर का मान याद थोड़ी करना है, हमको डायरेक्ट याद करना है। तो पलायन वेग कितना आएगा पृथ्वी का, 11.2 किलोमीटर। आप किसी भी गेंद को 11.2 किलोमीटर से स्पीड से फेंकेंगे तो दोबारा पृथ्वी पर आएगा ही नहीं। ठीक है, अतः यदि पृथ्वी की तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु पृथ्वी की तल पर वापस ही नहीं आएगा। तो इसको याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलेगा। अब लास्ट देख लेते हैं क्या क्या आज जो पढ़े उसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, चलिए, किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी वस्तु किसी सतह पर घूम पाती है, वो अपने को खींचता है। हम लोग भी जमीन पर चल रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चल पा रहे हैं ना। तारे किसका चक्कर लगाते हैं, तो किसके, अपनी मंदाकिनी का। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तुल्यकालिक उपग्रह जो डालते हैं ना, सैटेलाइट बोलते हैं सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट को कितने ऊपर डालते हैं, तो 36,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 36,000 किलोमीटर। ठीक है, जो हमारा सैटेलाइट रहता है 36,000 किलोमीटर ऊपर रहता है। ग्रहों व उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, ट्रेजेस्टरी। ठीक है, चलेगा, आगे पढ़ लेते हैं और क्या क्या है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके भार और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको पता है भार बदल जाएगा, कितना कम हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 कम हो जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान है वो कम नहीं होता, पता है ना, द्रव्यमान नहीं बदलता कभी भी, बस भार बदल जाता है। ठीक है, पढ़ चुके ऊपर समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसका मान क्या होता है, तो इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बस याद रखिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता, तो वहाँ गैस के अणुओं का वेग पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए वो चंद्रमा की सतह से बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ कुछ दिखता ही नहीं, कोई अणु ही नहीं रुकेगा। ठीक है, वहाँ जो भी गैस घूमते रहता है उसका वेग इतना ज़्यादा होता है कि चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उनको खींच के बना के नहीं रख पाता, इसलिए वायुमंडल नहीं होता, पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए बाहर चले जाता है। ठीक, जी का मान, जी को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका मान क्या होता है, तो -6.67 × 10⁻11 मीटर, माइनस नहीं याद रखिएगा, 6.67 × 10⁻11 मीटर होता है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। जी का मान कितना होता है, तो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक लाख टॉपिक और देख लेते हैं, प्रोनोट क्या होता है, बाकी दाब को अगले में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनोट क्या होता है, तो किसी वस्तु पर विशेष दिशा में लगने वाला जो नेट बल होता है, फिक्स बल, उसी को प्रोनोट कहते हैं किसी दिशा में। ठीक है, बस इतना ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए दाब बराबर क्या होता है, प्रोनोट बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और दाब का ऐसा ही मात्रक याद कर लीजिएगा क्या होता है, पास्कल होता है,
क्योंकि इसको ब्लेज पास्कल एक पूरा कैलकुलेशन करके निकाला था। ठीक, बस इतना ही पढ़ते हैं आज की क्लास में। ठीक है, कल देखेंगे दाब वाला को आगे बढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक रह गया है उसको कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ काम है आज, टेस्ट आपको अपडेट भी करना है, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दाब के बाद। ठीक है, जो भी टॉपिक रहेंगे हो सके कल छत्तीस का भी क्लास हो जाएगा। तो अभी तक 4 क्लास हम लोग का फिजिक्स में हो गया। कितना क्लास हो गया? फिजिक्स की 4 क्लास, चारों क्लास का नोट्स आपका बन जाना चाहिए। सीजी का 1 क्लास हो गया है। ठीक है, टोटल 5 क्लास हो गए हमारे लगभग। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए ताकि आपका बेहतर तैयारी हो पाए। और फिर से मैं बोलूँगा, जिन लोग भी यूट्यूब में क्लास देख रहे हैं या थोड़ा देर के लिए भी देखने आए, तो आप अगर ये वाले बैच से नहीं जुड़े तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जरूर जुड़िए। आज तक पूरे 36 में क्या पूरे इंडिया में 100 रुपये पूरे महीने भर लेके इस टाइप से एक एक टॉपिक लेवल आप लोग देखे होंगे, बहुत शानदार लेवल कवर कर रहे हैं, एकदम शानदार। हर एग्जाम को 36 के जितने भी एग्जाम सभी को कवर करेगा। ठीक है, तो इससे नहीं जुड़े तो जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये हमारा नंबर नोट कर ले। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, बस व्हाट्सएप में एक मैसेज करना है 75 83 86 44 61। और जिस दिन से भी जुड़ेंगे, जैसे आज 3 तारीख है, आज जुड़ेंगे तो आज से लेकर आपका 3 तारीख तक महीना चलेगा। हर 3 तारीख को आप पेमेंट कर दीजिएगा 100 रुपये। ठीक है, केवल 100 रुपये। ठीक, प्रतिदिन तेज दिलाइए, क्योंकि जितना थ्योरी पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में आप जाते हैं क्वेश्चन आता है आप हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, चलेगा, क्लास समाप्त करते हैं, शेयर कर दीजिए।